नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज मिडिल क्लास एवेंसेस। मीन्स मिडिल क्लास के अंदर जो उस टाइम पे चेंजेस आने स्टार्ट हो गए थे, वो चेंजेस किस तरीके से आए। अ ग्रोइंग मिडिल क्लास एवेंसेस ऑन एंड टू प्रिविलेज, मतलब जिस तरीके से फ्रेंच सोसाइटी के लोग रह रहे थे, जो उनके साथ में सब्जुकेशन हो रहा था, जो उनको डिप्रेस किया जा रहा था, डिस्ट्रेस किया जा रहा था, तो वो सारी की सारी चीज़ें अब उन्हें खलने लगी थी। कैसे? अब फ्रेंच सोसाइटी के अंदर एक चेंज आना स्टार्ट हो गया था। अ सेक्शन ऑफ थर्ड स्टेट बिकेम प्रॉस्परस एंड एजुकेटेड। किस वजह से आने लगा था? थर्ड स्टेट के जो पीजेंट थे, जो वर्कर्स थे, जो लॉयर है, मर्चेंट है, ये धीरे धीरे अमीर होते जा रहे थे। अमीर कैसे होते जा रहे थे? अमीर इसलिए हो रहे थे कि उस टाइम पर यूरोप के अंदर फैक्ट्रियाँ लगना स्टार्ट हो गई थी, इंडस्ट्रियल ग्रोथ उसके अंदर आ गया था। तो जैसे ही इंडस्ट्रियल ग्रोथ वहाँ पर आया, तो उसके साथ साथ में ही गुड्स का जो मटेरियल है, सामान बनना और उसको एक्सपोर्ट करने की जो प्रोसेस है, वो भी स्पीड पकड़ रही थी। और उसके अंदर वो अपने व्यापार के लिए एक जगह से दूसरी जगह जा रहे थे वाटरवेज के थ्रू। तो कहने का मतलब है उस टाइम पे जो मर्चेंट्स है, ट्रेडर्स है, लायर्स है और ये मैन्युफैक्चरर्स है, इनके अंदर अचानक एक सडन ग्रोथ आया और सडन ग्रोथ आने के साथ ही वो प्रॉस्परस हो गए, एकदम से अमीर हो गए। अब जैसे ही अमीर हो गए, उनके रहन सहन सब चेंज होने लगा। दे गॉट एजुकेशन उन्होंने पढ़ना लेना स्टार्ट किया। और जैसे ही आपको पता है, एजुकेशन के साथ साथ ही उनका जो मॉरल लेवल है, मेंटल लेवल है, वो भी डेवलप होने लगा। नाउ लेट्स सी, अब उनका जो मॉरल लेवल, मेंटल लेवल डेवलप हो रहा था, उस मेंटल लेवल की डेवलपमेंट के साथ ही उन्होंने ये भी ऑब्जर्व कर लिया कि उस ग्रुप के साथ में बहुत ज़्यादा अत्याचार हो रहा था। तो अब सबसे बड़ी बात है, नो ग्रुप शुड बी प्रिविलेज्ड बाय द बर्थ। अब बर्थ के साथ ही किसी का भी ये डिसाइड नहीं किया जाएगा कि उसकी कास्ट वही रहेगी। आपको आपके स्किल के हिसाब से जॉब चुनना और आगे जाने के चांसेस मिलने चाहिए। दे डिमांडेड फ्रीडम, इक्वल लॉज एंड अपॉर्चुनिटीज़। अब एजुकेशन उन्हें मिल गया, उन्हें अपने राइट्स के बारे में पता लग गया। नाउ दे आर अवेयर अबाउट देयर फ्रीडम, इक्वल लॉज, अपॉर्चुनिटी। अब ये हम यहाँ डिस्कस करेंगे। इंस्पायर्ड बाय फिलोसोफर। अब सबसे बड़ी बात है, एजुकेटेड आप हो रहे हो, एजुकेशन के अंदर जो उस टाइम के बड़े बड़े फिलोसोफर थे, स्कॉलर्स थे, उस टाइम पर उनकी जो बोलते हैं, उनका सबसे बेसिक काम क्या होता था? दे हैव टू क्रिएट अवेयरनेस अमंग ऑल द पीपल। तो उस टाइम के जो 3 स्कॉलर थे, उन्होंने उस टाइम की जो सोसाइटी को देखकर, जो थर्ड स्टेट के साथ में गलत हो रहा था, उन्हें बहुत ज़्यादा टॉर्चर किया जा रहा था हर फील्ड में, तो उनको इस चीज़ के बारे में अवेयर किया कि जो भी तुम्हारे साथ में हो रहा है, दैट वन इज़ नॉट फिक्स्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। वो कॉन्स्टिट्यूशन ने फिक्स नहीं किया है, दैट वन इज़ फिक्स्ड बाय किंग, राजा ने फिक्स किया है। सो यू हैव टू डिमांड फॉर योर फ्रीडम। अगर आप फ्री हो जाओगे, आपके लिए इक्वल लॉ बन जाएंगे, अगर आपको भी अपॉर्चुनिटी मिलेगी आगे बढ़ने की, तो हो सकता है आप भी बेटर ऑप्शन को सेलेक्ट कर सको। लेकिन हो क्या रहा था, जब कंपैरिजन स्टार्ट हुआ, कंपैरिजन देखो, फर्स्ट स्टेट, सेकंड स्टेट, दे शुड नॉट पे टैक्स उन्हें पे नहीं करना पड़ता था। एंड ओनली थर्ड स्टेज वर देयर, दैट वन हैव टू पे टैक्स ऑफ 10%, प्लस इनडायरेक्ट टैक्सेस आर ऑल्सो मेंशन देयर। ओके, अब इसके अंदर सबसे बड़ी चीज़ क्या थी? फर्स्ट स्टेट है, सेकंड स्टेट है, इनको बर्थ के साथ ही जो रॉयल्टी है, जो नोबेलिटी है, वो अपने आप हो जाती थी। इस फर्स्ट स्टेट और सेकंड स्टेट में बर्थ के साथ में ही आपको टैक्स नहीं देना पड़ता था, आपके साथ में कुछ अलग रूल्स होते थे। और अगर आपने थर्ड स्टेट में बर्थ आपका हो गया, उस कंडीशन में आपको जो टॉर्चर की जो 3rd डिग्री है, हो सकता है वो भी टॉलरेट करनी पड़े। तो कहने का मतलब ये है कि उस टाइम पर हमें मोटिवेट करता कौन? हमेशा से ये हुआ है, जितने भी रिवॉल्यूशंस हुए हैं उसके अंदर बड़े बड़े राइटर्स हुए हैं, उस टाइम के सोसाइटी के जो स्कॉलर्स हुए हैं और ये जो फिलोसोफर हुए हैं, उनकी गाइडलाइन के अकॉर्डिंग हमें इस चीज़ का फील हुआ
कि वी आर गोइंग टू रॉन्ग पाथ, नाउ वी हैव टू सेलेक्ट राइट पाथ। ओके, तो ये सारी की सारी चीज़ें हैं उस सोसाइटी में जो मिडिल क्लास के अंदर चेंजेस आना स्टार्ट हो गया था। चेंजेस यूरोपियन कंट्री के अंदर जब इंडस्ट्रीज़ आई और इंडस्ट्रीज़ के साथ में जब मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट हुआ, तो थर्ड स्टेट के ये मर्चेंट, लॉयर, जो थर्ड स्टेट के लोग थे, उसमें से जो ये लोग थे प्रॉस्परस होते गए, पैसे इनके पास आ गए, एजुकेशन इनको मिल गया। अब एजुकेशन के वैल्यू के साथ साथ ही इन्होंने इस चीज़ की इम्पोर्टेंस को भी समझ लिया कि हमारे साथ आज तक बहुत गलत आया है। नाउ वी हैव टू चेंज द सोसाइटी एंड इट्स सिस्टम। नाउ नेक्स्ट वन इज रोल ऑफ फिलोसोफर एट दैट टाइम। सोसाइटी के अंदर जो चेंजेस धीरे धीरे आ रहे थे, उसके अंदर जो स्कॉलर्स का जो रोल था वो उसके अंदर कैसे था। एजुकेशन है, एजुकेशन के अंदर पर्टिकुलर आपको किसी चीज़ के बारे में बताया जाता है, तो उस टाइम जो क्राइसिस हो रहे थे, जो सिचुएशन थी, जो कंडीशन थी, उसके बारे में इसमें बताया गया था कि किस तरह से जो एजुकेटेड लोग हो रहे थे, जो एजुकेशन लोगों को मिल रही थी, उनसे उनका जो ब्रेन है वो डेवलप हो रहा था, और उस डेवलपमेंट के साथ साथ वो अपनी सोसाइटी में कुछ चेंजेस चाहते थे। और ठीक यही चेंजेस इन स्कॉलर्स के थ्रू भी मेंशन किया गया है। इन्होंने कहा है दे गेव वेरियस आइडियाज़ रिगार्डिंग इक्वालिटी एंड फ्रीडम। जब आप सोसाइटी में पैदा होते हो, जन्म लेते हो, तो ये जो 3 स्टेट में आपको बांटा जाता है, ये गॉड ने तो नहीं किया, ये किसने किया? किंग ने किया। तो किंग जो है वो गॉड के बराबर तो नहीं हो सकता, उसे सिर्फ एज ए रिप्रेजेंटेटिव अपन देख सकते हैं। तो किंग इज़ नॉट इक्वल टू गॉड। किंग है लेकिन भगवान तो नहीं है। जब भगवान ने हमें डिवाइड करके नहीं भेजा, तो किंग कौन होता है? हमें डिवीज़न में बांटने वाला। अब उस टाइम पे जो हमारे स्कॉलर्स थे, जो सोसाइटी के बुद्धिजीवी जिसे हम कहें, जो हमारी सोसाइटी के अंदर जो हो रहे चेंजेस हैं उनसे हमें रूबरू करवा रहे थे, उसके अंदर देखिए जॉन लॉक ने कहा है अपनी बुक के अंदर 2 ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट की जो संधियां है उसके बारे में एक बुक है, उसके अंदर मेंशन किया है। उन्होंने क्या है, रिफ्यूज द डॉक्ट्राइन ऑफ द डिवाइन एंड एब्सोल्यूट राइट। उसने ये कहा जॉन लॉक ने कि जो किंग है उसके पास में जो पावर है, जो सुपरमेसी पावर को वो यूज़ करता है, अपने आप को गॉड के इक्वल मानता है, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। उसकी जो डिवाइन पावर है, एब्सोल्यूट राइट है, उसको ख़त्म करना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो सारे के सारे काम खुद ही करेगा, तो डेफिनेटली हो सकता है कि किसी चीज़ में वो गलत डिसीजन ले ले, और ये भी हो सकता है कि उस मैटर का उसे पूरा नॉलेज ही ना हो। सबसे बड़ी बात है वो करप्ट भी हो सकता है। किसी भी डिसीजन को अगर आप बोल सकते हैं काम के प्रेशर की वजह से उसे गलत डिसीजन भी ले सकता है, हो सकता है वो उस मैटर में करप्ट भी हो जाए। नेक्स्ट स्कॉलर इज रूसो। रूसो ने अपनी बुक द सोशल कॉन्ट्रैक्ट के अंदर लिखा है कि उस टाइम लोगों को इक्वल राइट नहीं थे, तो आपको इक्वल वोटिंग दिया जाना चाहिए, डेमोक्रेसी होनी चाहिए, मोनार्की हटनी चाहिए, गवर्नमेंट बनना चाहिए। मीन्स आप अपनी गवर्नमेंट खुद बनाओ। राजा कौन होता है आपको डिवाइड करने के लिए? राजा कौन होता है आपको गाइड करने के लिए? तो मोनार्की को हटाकर आपको डेमोक्रेसी के ऊपर फोकस करना चाहिए, और विद द इक्वल वोटिंग आप अपना डेमोक्रेटिव रिप्रेजेंटेटिव खुद सेलेक्ट करो। ओके, नाउ नेक्स्ट इज मॉन्टेस्किल। इसने कहा है कि जो डिवाइन पावर है अपनी बुक के अंदर, उसमें पूरा का पूरा सिस्टम 3 पार्ट्स में डिवाइड होना चाहिए, जो एट प्रेजेंट हमारे यहाँ पर फॉलो हो रहा है। जुडिशरी सिस्टम होना चाहिए, लेजिस्लेटिव होना चाहिए और एग्जीक्यूटिव। 3 पार्ट्स में हमारी जो पावर है उसको डिवाइड कर देना चाहिए, और जो किंग की पावर है उसे डिसेंट्रलाइज कर देना चाहिए, जैसा कि हमारे प्रेजेंट सिस्टम में डेमोक्रेसी के अंदर चल रहा है। समझ आ गया? अब ये चीज़ें स्कॉलर ने तो बता दी, सारे के सारे तो पढ़े लिखे नहीं थे, लोगों तक पहुँचेगा कैसे? तो जैसे रूमर क्रिएट होती है, गॉसिप होता है, लोग जहाँ भी इकट्ठे हुए, जैसे बार्बर शॉप पे हुए, कॉफ़ी शॉप में हुए, और जहाँ 10-5 लोग इकट्ठे हुए, धीरे धीरे इन स्कॉलर्स की बात एजुकेटेड पीपल के पास पहुँची,
उन्होंने इसको स्प्रेड करना स्टार्ट किया और धीरे धीरे ये सारी की सारी चीज़ें लोगों के बीच में पहुंच गई, जो लोग अपनी राइट से एकदम टोटली अननोन थे। नाउ दे आर डिमांडिंग इक्वल वोटिंग, डेमोक्रेसी एंड गवर्नमेंट। नाउ आउटब्रेक ऑफ रिवॉल्यूशन। अब जो स्टेप इसका था रिवॉल्यूशन के थ्रू फ्रेंड्स, रिवॉल्यूशन का, उसके अंदर देखिए नेक्स्ट जो सबसे बर्निंग रीज़न था, जिसने सबसे ज़्यादा हर्ट किया था उस टाइम के थर्ड स्टेट के लोगों को, दैट वाज टू इम्पोज मोर टैक्सेस। अब आपको बिगिनिंग में मैंने बताया था कि लुई 16 जब राजा बने थे एट द एज ऑफ 20, उनका जो ट्रेजरी था, खजाना था, पूरा का पूरा खाली था। रीज़न मैंने आपको बताए थे कि बहुत लंबी लड़ाई उन्होंने लड़ी थी फ्रेंडशिप निभाने के चक्कर में, और बहुत सारा लोन उन्होंने ले लिया था, और जो रेगुलर उनके एक्सपेंसेस थे उसको मेंटेन करने के लिए। अब इतना सब कुछ होने के बाद जब उन्हें लगा कि खजाने में वाकई में कुछ नहीं है और अब ज़्यादा मैनेज नहीं किया जा सकता, सो द लुई 16 डिसाइडेड टू इम्पोज मोर टैक्सेस ऑन थर्ड स्टेट्स। अब टैक्स लगाने के लिए अब ऐसा तो है नहीं कि भाई टैक्स के लिए आप अपनी मर्ज़ी से टैक्स लगा दो। उस टाइम एक चीज़ सिस्टम था कि आपको एक असेंबली बुलानी पड़ती थी। उस असेंबली में फर्स्ट स्टेट, सेकंड स्टेट और थर्ड स्टेट के कुछ रिप्रेजेंटेटिव आते थे, और उनके साथ में डिस्कशन करने के बाद में जो एग्रीमेंट होता था, इफ़ दे एग्रीड देन टैक्स विल बी इम्पोज्ड, इफ़ दे डोंट देन इट विल बी डिसमिस्ड। उसके अंदर लुई 16 ने 5 मई 1789 को ये रियल स्टेट की मीटिंग स्टार्ट की थी। इसके अंदर देखो, ही प्लान टू इम्पोज न्यू टैक्सेस। मीटिंग का जो बेसिस था वो ये था कि उसे नए टैक्स अब लोगों के ऊपर लगाने थे, बट ही कांट इम्पोज विदाउट मीटिंग। उसके लिए उसे मीटिंग लेनी थी, रिप्रेजेंटेटिव्स को बुलाना था, उनका एग्रीमेंट उनको लेना था। तो अब स्टेट्स लास्ट मीटिंग वॉज कॉल्ड इन 1614। 1614 के बाद में कोई मीटिंग ही नहीं हुई, ना ही कोई नया टैक्स लगाया गया। ठीक है, उसके बाद में मीटिंग कब हुई थी? 5 मई 1789 को। अगर ये मीटिंग सक्सेसफुल होती है तो डेफिनेट लुई 16 को बहुत ज़्यादा टैक्स मिलेगा, उसका ट्रेजरी भी इम्प्रूव होगा। लेकिन अगर नहीं होती तो देखो आगे क्या होता है। इफ़ दे एग्री देन न्यू टैक्स विल अप्लाई। अगर ये जितने भी रिप्रेजेंटेटिव्स आते हैं, एग्री होते हैं, तो उनके एग्रीमेंट के साथ साथ ही थर्ड स्टेट के ऊपर एक नया टैक्स और अप्लाई हो जाएगा, एक टैक्स और लग जाएगा। अब उसके अंदर प्रपोजल ऑफ न्यू टैक्स जो लाया गया था, उसका जो प्रोसीजर था वो क्या था? 300 रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम बोथ स्टेट मीन्स फर्स्ट एंड सेकेंड, नोबल एंड क्लर्जीमैन, रॉयल फैमिलीज जो इसके अंदर आती थी, एंड 600 रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम थर्ड स्टेट। क्योंकि इसकी पॉपुलेशन भी ज़्यादा थी तो अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन दे आर इन 600 इन अमाउंट। अब सबसे बड़ा माइनस पॉइंट ये था कि ये 2 स्टेट से आपके पास 300 रिप्रेजेंटेटिव आए, मीन्स 2 स्टेट्स आर मिंगल्ड हियर, मीन्स यू हैव 1 + 1, 2 voting power, 2 votes are there, okay, and here 600 representative are there, it doesn't matter, but you have only 1 vote power, means यहाँ पे 300 है, they are having 2 voting power, 2 votes, and here 600 representatives are there, but they are having only 1 voting power. So यहाँ पर एक डिस्प्यूट क्रिएट हो गया था कि भाई आप 2 स्टेट्स को मिंगल कर रहे हो, रिप्रेजेंटेटिव आपके पास 300 है, बट यू आर हैविंग 2 वोट्स एंड वी आर हैविंग 600 इन अमाउंट बट हैविंग 1 वोटिंग पावर, ओके। अब ये 600 रिप्रेजेंटेटिव कौन थे? इस 300 के अंदर तो आपको मालूम है नोबल मैन थे, बहुत ज़्यादा ग्रेट स्कॉलर्स थे, और जो रॉयल फैमिलीज़ के लोग उसके अंदर आते थे, मीन्स हाईली एजुकेटेड पीपल, एंड डेफिनेटली दे विल agree with all these taxes, but who has to pay all these taxes? They were not agree. These 600 representative, who are these 600 representative that are highly educated just after their prosperous, जब ये यूरोपियन स्टेट के अंदर
जो इंडस्ट्रीज आई थी और वो जो पीजेंट्स है, मर्चेंट्स है, वो पैसे वाले बने, पैसे के साथ साथ उन्होंने एजुकेशन लिया, इसके अंदर वो रिप्रेजेंटेटिव थे। ईच स्टेट हैव वन वोटिंग पावर। ओके, नाउ दीज थर्ड स्टेट मेंबर वर नॉट एग्री। उन्होंने रूसो को पढ़ रखा था, रूसो के अकॉर्डिंग उन्होंने कहा कि भाई हमें इक्वल राइट चाहिए, इक्वल पावर चाहिए, वोटिंग पावर तुम्हारे 2 है तो हमारे भी 2 कर दो। ऐसे तो तुम लोगों के पास 2 वोटिंग पावर है, तुम लोगों ने वोट डाला, मीन्स डेफिनेटली हमारे ऊपर टैक्स अप्लाई होगा। वी डोंट अग्री विद दिस वन, वो इस चीज़ से एग्री नहीं हुए। नाउ व्हाट दे डिड, थर्ड स्टेट, दे आर डिमांडिंग फॉर द इक्वल राइट एंड किंग रिजेक्टेड। उन्होंने किंग के सामने प्रपोजल रखा, भाई हमें भी इक्वल राइट दो, ये वोटिंग करने का, आपके पास 2 है तो हमें भी 2 दो। किंग ने जब रिजेक्ट कर दिया तो उन्होंने मीटिंग का बॉयकॉट कर दिया कि भाई हम आपकी मीटिंग से एग्री नहीं है, हम इसका बहिष्कार करते हैं। नाउ दे गॉट टू टेनिस कोर्ट, वहाँ पर गए, नेशनल असेंबली उन्होंने बनाई, उन्होंने अपना खुद का नेशनल असेंबली बनाया। नाउ व्हाट दे डिड, दे ड्राफ्टिंग ए न्यू कॉन्स्टिट्यूशन। अब वो ना तो राजा से खुश थे, ना राजा के सिस्टम से खुश थे, अब उन्हें चाहिए था कि उनका खुद का कॉन्स्टिट्यूशन हो। ठीक है, पावर ऑफ किंग शुड बी लिमिटेड। अब उस कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग क्या होता कि जो किंग का पावर है वो लिमिट हो जाता, लिमिटेड हो जाता। अब उसके अंदर जो ये अगर हम बात करें, सबसे बड़ी मिस्टेक किंग ने यही कर दी कि उसने इस जगह पर रिजेक्शन कर दिया। अगर वो एक्सेप्ट करता तो शायद उसका जो पावर है वो इतना लिमिटेड भी नहीं होता, थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता। लेकिन यहाँ किंग ने जो रिजेक्शन किया, लोगों के अंदर इतना गुस्सा हो गया, उन्होंने अपनी असेंबली बनाई, अपनी कॉन्स्टिट्यूशन बनाए। अब वो चाहते थे कि किंग की पावर्स लिमिटेड हो और मोनार्की सिस्टम लगभग ख़त्म हो जाए। अब उस चीज़ को समझने के लिए, भाई आप एजुकेटेड हो गए लेकिन टोटल इतना एजुकेशन आपके पास नहीं आया, तो उस टाइम पर अगर हम कहें तो फर्स्ट स्टेट के अंदर कुछ ऐसे नोबल्स थे, कुछ स्कॉलर्स थे जो चाहते थे कि भाई वाकई में थर्ड स्टेट के साथ में गलत हो रहा है, सो दे सपोर्टेड देम। इसके अंदर मिराबो है जिसने सपोर्ट किया था थर्ड स्टेट को समझाने के लिए कि वाकई में तुम्हें अलग पावर चाहिए, वोटिंग पावर होना चाहिए, लिबर्टी आपके पास होनी चाहिए, एजुकेशन आपके पास होना चाहिए। और अबैसिस ये भी एक क्लर्जीमैन था, चर्च का फादर था, उसने भी थर्ड स्टेट के लोगों को मोटिवेट किया कि यू कैन कैरी ऑन दिस रिवॉल्यूशन, क्योंकि आपके साथ वाकई में गलत हो रहा है और हम भी चाहते हैं कि जो टैक्सेस आपके ऊपर हाईली इम्पोज किए गए हैं उनकी इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। तो अगर हम इस इम्पोज ऑफ टैक्सेस की जो बातें कर रहे हैं, इसके अंदर ओवरऑल अगर देखा जाए तो एक तरह से जो थर्ड स्टेट के जो लोग थे, दे क्रिएटेड देयर ओन कॉन्स्टिट्यूशन, देयर ओन नेशनल असेंबली। आफ्टरवर्ड्स व्हाट हैपन, किंग हैज़ टू अपोलोजाइज। अब किंग को लास्ट में क्या करना पड़ेगा, उनके अकॉर्डिंग एग्री होना पड़ेगा। अगर आप सॉफ्टली यहीं थोड़ा सा कंप्रोमाइज़ कर लेते तो आपकी जो ये राजा बना हुआ था वो भी बना रहता और आगे भी मेंटेन होता, लेकिन आपने यही गड़बड़ कर दी। तो ये सारी की सारी चीज़ इसके अंदर हुई। जो थर्ड स्टेट के रिप्रेजेंटेटिव थे, हाईली एजुकेटेड लोग थे, उनके साथ में फर्स्ट स्टेट के कुछ लोगों ने कोऑपरेशन किया और यही रीज़न था कि ये मूवमेंट आगे कंटिन्यू हुआ। अब जब हमारी सोसाइटी के, जब ये फ्रेंच सोसाइटी के जो रिप्रेजेंटेटिव थे ये नेशनल असेंबली बनाने में बिज़ी थे, कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट करने में बिज़ी थे, उस टाइम पर फ्रांस के अंदर एक अजीब सा जो टर्मोइल जिसे अगर हम कहते हैं तूफान सा आया। तूफान किस चीज़ का, रूमर्स, अलग अलग सी रूमर क्रिएट होने लगी, अफवाहें क्रिएट होने लगी। अब उसके अंदर अफवाहों के अंदर क्या था, जहाँ लोगों को 2 वक्त का खाना मुश्किल से नसीब होता था, वहाँ जो गरीब किसान है वो और ज़्यादा दुखी हो गया। दुखी क्यों हो गया, क्योंकि उस टाइम पे आपको अभी मैंने प्रीवियस बताया था, मेंशन भी किया था
कि उस टाइम पे लोगों की एग्जिस्टेंस के ऊपर बहुत ज़्यादा क्राइसिस था कि उन्हें खाना नहीं मिल पा रहा था। तो उस टाइम की कंडीशन को देखते हुए वहाँ के लोगों के बीच में लूटपाट वाला माहौल क्रिएट हो गया। मीन्स रॉबरी होने लगी, जहाँ उन्हें सामान दिखा वहाँ उनको वो लूटने लगे। अब इसी लूट के दौरान उन्होंने जो बेस्टाइल फोर्ट था वहाँ पर भी अटैक किया था। प्रीवियसली मैंने ये भी आपको मेंशन किया है कि बेस्टाइल फोर्ट पर उन्होंने अटैक कर दिया। वहाँ पर सिटी के अंदर आर्मी आ गई थी। आर्मी आने के बाद में लोगों में रूमर क्रिएट हो गई कि राजा हमें मारना चाहता है। राजा क्यों मारना चाहता है? हो सकता है उन्हें ये लगा, दे अटैक ऑन चेटाज ऑल्सो, उन लोगों को ये लगा कि जब भाई हम अपनी नेशनल असेंबली बना रहे हैं, अपना कॉन्स्टिट्यूशन बना रहे हैं, तो फर्स्ट स्टेट और सेकंड स्टेट हमसे इस चीज़ के लिए रिवोल्ट तो लेगा, रिवेंज तो लेगा। अब जितने भी किसान थे उस टाइम पर वो डर गए, क्योंकि वो तो दूसरों की खेती पे फसल लगा रहे थे। उन्हें ये डर हो गया कि भाई फर्स्ट स्टेट और सेकंड स्टेट के जो लोग हैं वो हमारी फसलें या तो जला देंगे या हमसे हमारा अनाज छीन लेंगे। तो लोगों में इतना डर हो गया कि वो उनके ऊपर अटैक कर रहे हैं, फर्स्ट स्टेट के ऊपर, सेकंड स्टेट के ऊपर। अब कंडीशन ये आने लग गई कि जो फर्स्ट और सेकंड स्टेट है वो डरने लगे, क्योंकि पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग देखें तो वो 7000 लोग थे जिन्होंने इनके ऊपर अटैक करना स्टार्ट कर दिया, और जो आर्मी थी वो इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं थी। अब कंडीशन ये आ गई, जो किंग लुई 16 रिजेक्टेड देयर प्रपोजल ऑफ इक्वलिटी, नाउ ही हैज़ टू एक्सेप्टेड। नेशनल असेंबली को उसने एक्सेप्ट किया, कॉन्स्टिट्यूशन को उसने एक्सेप्ट किया, उसके जितने भी पावर्स थे वो लिमिटेड हो गए। और उस टाइम जो क्लर्जीमैन थे, जो फादर्स के पास जो पावर थे, उनको हटा दिया गया। नाउ व्हाट वाज द कंडीशन इन द सोसाइटी? नाउ पीपल आर इक्वल, दे आर अंडर लॉज। लैंड टेकन फ्रॉम फर्स्ट स्टेट एंड सेकेंड स्टेट, जो जमींदार थे उनसे वो ज़मीनें ले ली गई एंड डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पीजेंट्स, किसानों में बांट दी गई। दे हैव टू रिमूव 2 टैक्सेस, जो उन्हें देने पड़ते थे वो भी हटा दिए गए। कंडीशन ये थी कि जो उस टाइम पर ये नेशनल असेंबली बनी, कॉन्स्टिट्यूशन बना, जो किंग था वो अग्री हो गया, क्योंकि लोगों ने उसी के फोर्ट के ऊपर अटैक कर दिया था। कंडीशन ये हो गई थी कि पहले थर्ड स्टेट इनसे डर रहा था, अब ये थर्ड स्टेट से डर रहे थे। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने पावर को, अपने जो राइट्स हैं उनको समझ लिया। अब वे सोसाइटी में चेंजेस लाना चाहते थे, और कंडीशन भी यही थी कि उनको एक्सेप्ट करना भी था, और उन्होंने एक्सेप्ट किया भी। जो लुई 16 है उसने इस चीज़ को, एग्जिस्टेंस को माना, सोसाइटी को इक्वल किया, और इक्वेलेंस के साथ में ही यहाँ पर सोसाइटी के अंदर चेंजेस स्टार्ट हो गए।